सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कोशिश होगी हम दोनों 10-10 स्टॉक्स हाईलाइट करें, कुल मिलाकर 20 स्टॉक्स की चर्चा कर लें जो आज किन्हीं वजह से ट्रेडिंग सेशन में रडार पे रखने हैं। पर हाँ, ट्रेड वेड इन्वेस्टमेंट का अगर बातचीत सुन के मन कर रहा हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। इस शो का बेसिक प्रमाइस वो नहीं है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 1/4% ऊपर, 60-65 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, परसों रिकवरी स्ट्रांग थी, कल टिक नहीं पाई थी और आज फिर से थोड़ा बहुत इन ग्रीन एटलीस्ट कोशिश हो रही होगी। ग्लोबल समीकरण ठीक है क्योंकि धीरे धीरे करके डेडलाइन से पहले ट्रेड डील्स वीव होती चली जा रही हैं। सुबह सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर जापान के साथ यूएस की ट्रेड डील, तो निकई इसीलिए वो नीचे स्क्रीन पे आपको अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। हालांकि सब कुछ दिया ही दिया है इन्होंने, फिर भी खुश हैं। खैर आशीष, मूड कैसा और टीम कैसी? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मूड तो बढ़िया लग रहा है। गिफ्ट निफ्टी कितने 65 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। बढ़िया बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। ग्लोबल ठीक ठाक है, लगातार ट्रम्प साहब डील पे डील करते जा रहे हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। और लिस्ट बनाने में दिक्कत नहीं हुई कल, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट मैं तो देख रहा था कि आपके स्टॉक थोड़े से लेट आए कल मेरे पास। मैं हैरान हो गया, मैंने अपने मेल को रिफ्रेश किया कि पता नहीं कोई इंटरनेट में तो दिक्कत नहीं है। आमतौर पर घर जब तक पहुंचता हूँ 4-5 स्टॉक तो सर आप ले ही लेते हो, तो कल क्या हो गया था? करता हूँ सुबह मॉर्निंग कॉल का सरदर्द होता है, काफी काम होता है, तो मैं रात तक निपटा दूं टीम। हाँ फिर जब आपका, फिर मैं थोड़ा सा अलसा गया था। हाँ फिर जब आपके देखे तो मैं पैनिक में आया। जो समझ में आया डाल के खत्म करा मैंने। पर हाँ, टीम बनाने में दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन मैंने फिर भी वाया रूट्स यूज करें। डायरेक्ट अभी भी न्यूज फ्लो मेरे लिए इतने स्ट्रांग थे नहीं। खैर, शुरुआती खिलाड़ी कौन से? शुरुआती खिलाड़ी हैं, सबसे बड़ा खिलाड़ी है, सबकी नजरें सबकी वॉच लिस्ट में रहेगा। इस स्टॉक को आज पूरे दिन आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। स्टॉक का नाम है पेटीएम। और कल जैसे ही रिजल्ट आए थे, इसके बाद से सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड करता जा रहा है। लगभग सभी ने पेटीएम के नतीजे बड़े बारीकी से देख लिए हैं। सबने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी चेक कर लिया, कॉन्फ्रेंस कॉल की हाइलाइट्स भी आ चुकी हैं। अब कोई लफड़ा नहीं है, बड़ा क्लियर व्यू है, सबको पता है, ये नो ब्रेनर है आज के लिए। और थोड़ा सा प्राइस एक्शन इसका बढ़िया पॉजिटिव लग रहा था। कल भी शायद चला था, उससे एक दिन पहले भी चला था ये स्टॉक। और खबर जो हेडलाइन है ये बता ही देता हूँ एक बार के लिए आपको कि पहली बार क्वार्टरली मुनाफा आया है लिस्टिंग के बाद से। और जो फाइनेंशियल सर्विसेज की रेवेन्यू है ये लगभग दुगनी हो गई है, तो अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है। पेटीएम आज सभी के रडार पर रहेगा, अनडिस्प्यूटेड है ये। दूसरा स्टॉक है डिक्सन टेक। यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं। हालांकि इस स्टॉक में दिक्कत की बात है कि बाजार उम्मीदें बहुत ज़्यादा रखता है, लेकिन इसके नंबर्स लगातार बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अब खास बात यह है कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी एबिटा है, ये पिछले साल था 248 करोड़, जो कि बढ़कर 482 करोड़, 482 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त बढ़त आपको देखने को मिली है। 6,580 करोड़ से बढ़कर 12,836 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। सिर्फ मार्जिन ऐसे हैं जो थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, मार्जिन थोड़ा सा रिपोर्ट करना इनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। लेकिन डिक्सन टेक ये स्टॉक ऐसा है कि मान लीजिए रिएक्शन आ भी जाता है कोई विपरीत साइड पर, तो बड़ी तेजी से रिकवरी दिखाता है। तो डिक्सन टेक भी आपकी लिस्ट में जरूर शामिल रहेगा। डिक्सन ने वो जो जेवी करा और एक्विजिशन करा, डिक्सन के लिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है। डिक्सन का रेवेन्यू मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। प्रॉब्लम बस ये है कि इनको अपना मार्जिन इंटैक्ट रखना है जो परकुलेट होकर मुनाफे पे आ जाए। तो ये लार्जली पिछले 4 सालों से 4% की मोटा मोटी मार्जिन क्लॉक कर रहे हैं। और ये जो डील्स करी हैं चाइना जेवी और इंडिया में एक्विजिशन वगैरह, उसको लेके कॉन्फिडेंट है कि 150 बेसिस पॉइंट मार्जिन हमारे बढ़ जाएंगे। फिर सीएफओ साहब कह रहे थे खर्चा पानी में हटा के आप 100 बेसिस पॉइंट पकड़ लीजिए, यानी कि 4% से 5% की ट्रेजेक्टरी में बढ़ रहा है अब डिक्सन। और रेवेन्यू खूब स्ट्रांग मोमेंट, हर साल डबल हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो इसीलिए ब्रोकेजेस थम्स अप देना शुरू कर चुके हैं लपक के। डिक्सन इस लिहाज से इंटरेस्टिंग, तो इसलिए एक आध क्वार्टर के मार्जिन स्लिप 10 बेसिस पॉइंट के चलते हैं। खैर, आपने ग्रीन रखा है ना डिक्सन? हाँ बिल्कुल ग्रीन है। ग्रीन है, ठीक है। दोनों ये स्टॉक हो गए। ये स्टॉक थोड़ा सा, अब नतीजों पे तो मैं ग्रीन रखूंगा, लेकिन स्टॉक की चाल देखोगे तो आप समझ जाओगे कि सब कुछ ऐसा लगता है भाव में भुना हुआ है। डालमिया भारत, ताबड़तोड़ तेजी में ये स्टॉक। कल रिजल्ट से पहले 2.5% का मूव। इस चार्ट को थोड़ा सा 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना करेंगे तो आपको समझ में आया किस तरह की तेजी डालमिया भारत में ऑलरेडी है, अपने ईयर हाईज के आसपास आके खड़ा हुआ है। तो वो एक प्रॉब्लम है। बस रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं इस किस तरह से ऑलरेडी भाव में आ चुका है, ये दिक्कत है। ये देखिए आप। खैर, नतीजे बता देता हूं। नतीजों पे ग्रीन है। आय फ्लैट थी तो उसके सामने EBITDA 32% का उछाल।
मार्जिन 18.5 वाले 24.5% पे 600 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन है और एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। एक्सपेक्टेड था कि बढ़ेगा। मुनाफा 150 करोड़ वाला 400 करोड़ पे करीब पहुंचा है। प्रिसाइज नंबर्स स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो नंबर्स पे तो कोई कंप्लेंट नहीं है, बस थोड़ा सा क्या इस तरह की तेजी के बाद, खुलने के बाद अगर इस नंबर्स पे रिएक्ट भी कर रहा है, गैप के साथ खुल भी गया मान लो, तो एंटर करने वाला शायद स्टॉक नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, लेकिन नंबर्स अच्छे। एक वो है हुत्तमा की पीपीएल, पेपर प्रोडक्ट्स हुआ करता था एक टाइम पे, पैकेजिंग कंपनी, अब तो खैर विदेशी प्रमोटर्स हैं। हुत्तमा की ठंडा स्टॉक है, जैसे उल्टा दालमिया भारत की कहानी ये है। अब नतीजे क्या बहुत अच्छे हैं? नहीं, रेवेन्यू मोमेंटम फ्लैट है, बल्कि 3-4% डिग्रोथ है, पर ऑपरेशनली स्ट्रांग परफॉर्मेंस डिलीवर कर दिया, काफी स्ट्रांग है। EBITDA 34% का जंप है। मार्जिन्स 5% के नीचे हुआ करते थे, 4%, 4 और समथिंग, अब तो 6.5% की तरफ, बल्कि 7% मार्जिन्स पहुंच गए। और आंकड़े इंटरेस्टिंग थे, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्ट्रांग था। हुत्तमाकी को ग्रीन करा है, पर ऐसा भी बहुत, बस ये है कि ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक है। अगर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बाजार तवज्जो दे देता तो बात अलग है, लेकिन अपन वॉच पे रखेंगे। 2 रिजल्ट्स मेरे पास यही थे, एक आध रिजल्ट और बचा है क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था कल मामला। अगले 2 कौन से? मेरे पास रिजल्ट वाली लंबी लिस्ट है। साइन डीएलएम सिर्फ रिजल्ट के बेसिस पर अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। और बढ़िया क्या लग रहा है कि जो मार्जिन्स है पिछले साल 7.75% थे, जो कि बढ़कर 9% हो गए हैं। तो अगेन साइन डीएलएम की तरफ से भी अच्छे नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव बायस के साथ आप अपनी लिस्ट में इसको शामिल कर सकते हैं। अगला स्टॉक है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, और यहाँ पर आपको रखना है फोकस। वैसे स्मॉल फाइनेंस बैंकों के जो नतीजे हैं थोड़ी सी ट्रिकी साइड पर देखने को मिल रहे हैं। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजों में भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा रिवर्स एक्शन देखने को मिल गया था। तो कॉशियस व्यू के साथ सब कुछ आपको बता देता हूँ। एक तो नेट एनपीएस पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेबल आपको देखने को मिल रहा है। जीएनपीए ज़रूर आपको सीक्वेंशियली बढ़त देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम ये फ्लैट रही है सीक्वेंशियल तौर पर, लेकिन जो इनका अपडेट ऑलरेडी आ चुका था ये काफ़ी ठीक है। एडवांसेस 16%, डिपॉजिट 24% की बड़ी बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली। तो ग्रोथ तो यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है इनके कोर बिजनेस में। अब स्टॉक भी अगर आप देखें तो कुछ खास हलचल हो नहीं रही है। चार्ट पर बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। लेकिन एक और बात निकल कर ये भी आ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर्स में भी मैनेजमेंट ने बता दी कि अब ये बहुत जल्द यूनिवर्सल बैंकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत अच्छा ट्रिगर हो सकता है। तो देखना होगा कि इसका ट्रांजिशन कैसे होता है। लेकिन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक इसको थोड़े से पॉजिटिव वाइज के साथ अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ओके, जेंसार टेक्नोलॉजीज डिसेंट सा परफॉर्मेंस था, इसीलिए इसको डॉलर आय में Q-on-Q 3.3% का जंप है। बाकी इंटरनल्स इंटरेस्टिंग थे। 172 मिलियन डॉलर्स की डील विंस, साल दर साल डिसेंट उछाल। ग्रॉस मार्जिन्स 20 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। एट्रिशन Q-on-Q रिड्यूस करके दिया है और कैश बैलेंस स्वेल होकर 315 मिलियन डॉलर्स के पास पहुंचता हुआ। जेंसार को इन ग्रीन पर नंबर से पहले की वीकनेस देखिए आप, तो सिर्फ रेडार पर रखेंगे। इंटरनल्स ठीक हैं, हेडलाइन नंबर्स ऑपरेशनली थोड़ा सा चैलेंजिंग नजर आएगा। अच्छा, इन्फोसिस को ग्रीन ले जा रहा हूं। कल ही अपन बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, हम सभी थे जब रिजल्ट्स की चर्चा हो रही थी। तो इन्फोसिस एक्सपेक्टेड है अच्छा करेगा। HCL टेक ने पॉजिटिवली सरप्राइज करा था अपने गाइडेंस के फ्रंट पे, जब उन्होंने ना सिर्फ लोअर एंड हायर थ्रेशोल्ड को भी बढ़ा दिया था। इन्फोसिस के लिए लार्जली एक्सपेक्टेड है कि लोअर थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, पर लग रहा है पता नहीं क्यों कि शायद आज गाइडेंस दोनों थ्रेशोल्ड इंप्रूव, जो ज़्यादातर स्ट्रीट नहीं मान के चल रही है, शायद ऐसा हो। वैसे भी सारे Tier 1 प्लेयर्स में सबसे बेहतर नंबर्स होपफुली आ रहे होंगे क्योंकि इसने एक्विजिशंस भी कर रखे हैं। लेट्स सी, अहेड ऑफ इट्स नंबर्स इन्फी ग्रीन है। नंबर्स आने बाजार बंद होने के बाद, तो अगर दमखम आ भी रहा हो तो बड़ा नर्वसनेस रहती है क्लोजिंग के आसपास, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, थोड़ा मुश्किल हो। इन्फी जो है ना बहुत वॉलेटाइल है। पोस्ट नंबर्स जाना जाता है बहुत शार्प रिएक्शंस के लिए। मुझे याद पड़ता है 4 से 6% तो एक टाइम पे बहुत यूजुअल था इन्फी के लिए पोस्ट नंबर्स रिएक्ट करना, गैप अप या गैप डाउन। तो मुश्किल है। अहेड ऑफ नंबर्स मैं ग्रीन रखता हूँ, जस्ट आपको बताने के लिए भी कि आज स्टॉक वॉच पे रहेगा। 2 IT प्लेयर्स हो गए भाई साहब। अब
यूबीएल ये स्टॉक मैंने चुना है, यहाँ पर फोकस रख सकते हैं और इसके भी नतीजे आए हैं। और वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखें तो निकल कर आई है 11% की, जो कि अनुमान से बेहतर है। जो बाजार अनुमान लगा रहा था इससे थोड़ी सी बेहतर देखने को मिली है। लेकिन इसके नतीजों में भी थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है कि मार्जिन्स में गिरावट आ गई है। पिछले साल जो मार्जिन्स 11.7% के थे, ये घटकर 10.8% के देखने को मिले। तो वैसे तो कंज्यूमर कंपनी है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी होती है, थोड़ा सा चीयर अप आता ही है। अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन बता रहे कि थोड़ा सा मार्केट शेयर भी इन्होंने गेन किया है। तो अपने आप में एक बताया जा रहा था कि जो कंपटीशन है लगातार मिलता जा रहा है, कि भी थोड़ा सा ईज हुआ है। यूबीएल इसको एक पॉजिटिव बायस के साथ अपनी लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। अगला स्टॉक है आईआरएफसी, और इसको जज करना थोड़ा सा मुश्किल है। चार्ट पर कुछ हो नहीं रहा, नतीजों के हिसाब से बाजार कितना रिएक्ट करता है, ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है लोगों का आईआरएफसी के नतीजों में। लेकिन प्रदर्शन सिर्फ मुनाफे की बात करें तो स्टेबल साइड पर देखने को मिला, यानी 1576 करोड़ का जो मुनाफा था वो बढ़कर 1745 करोड़ हो गया। स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले आईआरएफसी की तरफ से। अब देखना होगा कि क्या कोई ब्रोकरेज है उसकी तरफ से खास कमेंट निकल कर आती है, ये की मॉनिटरेबल है। लेकिन यूबीएल और आईआरएफसी ये नतीजों पर रिएक्ट करेंगे। बियर तो सस्ती करी नहीं, फिर मार्जिन क्यों नहीं संभाल पा रहे ये लोग? उतनी महंगी होती चली जा रही है तो ये महाराष्ट्र में जो हुआ तो उसमें बियर को बाहर उसमें नहीं, उसमें रखा था। वैसे भी बियर का सालों में कितनी महंगी हो चुकी है ओवर द इयर्स। पर खैर इनके लिए वो तो मजाक वाला पार्ट है। इनपुट कॉस्ट में बहुत कुछ होता है और पैकेजिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन लोगों के लिए, तो थोड़ा सा मैनेज करना हिकअप होते हैं। खैर इंडसइंड बैंक को इन ग्रीन ले जा रहा हूँ, पर इंडसइंड बैंक अहेड ऑफ इट्स नंबर्स, अहेड ऑफ बोर्ड मीट कल पस पड़ गया था सरप्राइजिंगली। जबकि कल एक अच्छी खबर भी राइट कर रही थी कि वो क्या, बजाज फाइनेंस के साहा साहब ने क्विट करा है, वो इंडसइंड बैंक की रेस में, तो क्या पता वो यहाँ आ रहे हो, एक्साइटमेंट होना चाहिए। पर देखिए स्टॉक का हाल, मैं फिर भी ग्रीन ले जा रहा हूँ अहेड ऑफ इट्स बोर्ड मीट। आज इंडसइंड बैंक की बोर्ड मीट है, 2 बोर्ड मीट्स आनी है, एक आज आनी है और एक मेरे ख्याल से अगले हफ्ते मंडे या कोई सा दिन है, उस दिन तो रिजल्ट्स हैं। आज जो है वो फंड रेजिंग पर है, बॉन्ड इशुएंस के थ्रू भी प्लस सिक्योरिटी इशुएंस के थ्रू भी। इसीलिए क्योंकि सिक्योरिटी इशुएंस भी कह रहे हैं, देखते हैं कौन सा मीन्स, डिपेंड करेगा सारा स्टॉक की चाल, कौन पैसा डाल रहा है, किस मीन्स के थ्रू फंड रेज करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इंडसइंड बैंक ठंडा स्टॉक है, इन ग्रीन लेके चलते हैं। एक किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज को ग्रीन करा, मेरे ख्याल से कल देर शाम अपडेट आया था कि कर्नाटका के एक आयरन ओर माइन के ऑक्शन में प्रेफर्ड बिडर के तौर पे सामने आए जम्बुनाथा आयरन ओर माइन। हालांकि उस रिलीज में देखना चाहता था कितना लैंड ट्रैक्ट है, किस तरह का वो आयरन ओर माइन कर पाएंगे, वो सब डिटेल्स उस रिलीज में तो नहीं है। खैर खबर तो अच्छी है, किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज को इन ग्रीन कर दिया। 6 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स के अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं और नतीजों के बाद आइडिया फोर्ड जेबी स्टॉक रडार पर आया, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। स्टॉक नंबर्स के दम पर अगर आप देखें तो लगातार निराश करता जा रहा है। मुझे याद आता है कि जब इसका आईपीओ आया था तब ये ड्रोन बिजनेस कहकर बड़ा हाइप देखने को मिला था, लेकिन नंबर्स इसके आ नहीं पा रहे हैं और लगातार मैं देख रहा हूँ 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से सिर्फ और सिर्फ घाटा ही दर्ज हो रहा है। 24 करोड़ का इस बार घाटा दर्ज हुआ है। इससे पहले वाले क्वार्टर में 26 करोड़, फिर 24 करोड़, फिर अगेन 14 करोड़। तो लगातार घाटे पे घाटा देखने को मिल रहा है। और सिर्फ बॉटम लाइन नहीं, अगर आप देखें तो ऑपरेशनल फ्रंट पर भी 4 एबिटा लॉसेज ही मुझे नज़र आ रहे हैं क्वार्टर्स में। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो स्टॉक में अब गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, केवल 2300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रह चुका है। तो लगातार निराशा है, इसको आप नेगेटिव बायस के साथ अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगला स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आप रखेंगे फोकस और खबर के चलते स्टॉक को मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया। वैसे एक्साइड का चार्ट भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है और खबर भी निकल कर आ रही है कि ये अपनी एक सब्सिडरी कंपनी में 100 करोड़ का निवेश करेंगे। और ये जो सब्सिडरी कंपनी है ये काम करती है एडवांस्ड केमिस्ट्री बैटरी सेल्स का, तो अपने आप में बड़ा बज़वर्ड है और इसी के चलते हो सकता है कि अच्छी खबर के चलते एक्साइड इसमें भी आपको थोड़ी सी पावर नज़र आए। एक्साइड में पावर नज़र आएगी। और वैसे सालों हो गए, एक बीच में बस एमेरॉन आया था हमारा राजा, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा डोमिनेंट प्लेयर है ही नहीं। सालों से रूल कर रहे हैं। और ये हाँ, एमेरॉन आया था तो उसने जरूर डिस्प्लेस करा था मामला थोड़ा सा, लेकिन अभी भी दमखम है दोनों में।
खैर अब ये अगले दो हैं, दोनों रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं। पहले एक का अपडेट आया, असल में एक लाइकलीहुड कहा जा रहा है लार्ज ट्रेड की, यानी कि बड़ा सौदा होने का, कोई प्लेयर माल छोड़ रहा होगा। जब एक का आया तो मैंने कहा रियल एस्टेट की डिमांड तो बढ़िया है, हाथों हाथ ले लिया जाएगा। फिर एक और की खबर आ गई, तब मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ है, लाल कर दिए मैंने। आप देखिएगा कौन सी विंडो में ट्रांजैक्शंस प्ले आउट होते हैं। अगर तो 8:45 टू 9 हो रहा है वो ब्लॉक विंडो में, ब्लॉक विंडो में कोई भी ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ कि खूब डिमांड थी और ज़्यादा प्राइस स्लिपेज नहीं हुआ, क्योंकि ब्लॉक विंडो में आधे % से नीचे तो ट्रेड हो ही नहीं सकते। तो मतलब तब डिमांड तगड़ी थी, तब वो स्टॉक इसलिए तेजी दिखाता है। अब मुझे कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी विंडो में ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, लेकिन मैं दोनों को लाल ले जा रहा हूं। लोधा डेवलपर्स, ऐसा कहा जा रहा है कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, 1% हिस्सा लास्ट ट्रेड में बेचने की तैयारी कर रहा है। $165 मिलियन का ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, 4% के डिस्काउंट पे फ्लोर प्राइस है। इधर 165 मिलियन था, तो फिर दूसरी खबर आई ओबरॉय रियल्टी की, सिमिलर कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर 3% हिस्सा बेचना चाहता है, $230 मिलियन का, वहां पे भी 4% फ्लोर प्राइस पे डिस्काउंट था। अब ये कुल मिलाकर हो गया करीब $400 मिलियन। $400 मिलियन मतलब हो गए 3400-3500 करोड़ रुपए का रियल एस्टेट शेयर बाजार में आ रहे हैं दो के, इसलिए दोनों को लाल रख दिया मैंने। पर देखिएगा रियल एस्टेट दमखम, तो आज ही कोई एक रिपोर्ट भी आई, ओबरॉय रियल्टी पे शायद रिपोर्ट आई थी किसी नोमुरा की, बुलिश हैं हम और नया लॉन्च गुरुग्राम में प्लान्ड है वगैरह वगैरह। पर आज मैं इन दोनों अपडेट्स के चलते दोनों रियल्टी स्टॉक्स को लाल ले जा रहा हूं। आपके पास वो क्वेश्चन होगा ये जानने का कि कौन सी विंडो पे ट्रांजैक्शन प्ले आउट हो रहा है, उसके बाद कॉल लीजिएगा। ये विंडो वाला लॉजिक मुझे बहुत बढ़िया लगा, कल भी आपने बताया था। वो रिस्क को बचाने, मिटिगेट करने के लिए अपनी, तो लोग बोले चल गया, आपने तो लाल बोला था। लेकिन उस स्टॉक में बढ़िया एक्शन हुआ था, कल मैं पूरे दिन देख रहा था, इंटरेस्टिंग स्टॉक था। अब मेरी टेक्निकल लिस्ट शुरू हो चुकी है और दो ही स्टॉक है मेरे पास। एक तो इंटरग्लोब एविएशन है, और ये स्टॉक ऐसा है कि आपकी वॉच लिस्ट में तो होना ही चाहिए। अनडिस्प्यूटेड चार्ट है, स्टॉक लगातार अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है, और जिस पैटर्न से निकलने के बाद इस स्टॉक में तेजी आई है, इसने शायद एक बार भी पलट के नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ तेजी देखने को मिल रही है। एक साल में 38% के गेन्स यहाँ पर आपको बड़े क्लियरली साइड पर देखने को मिल रहे हैं। तो इंटरग्लोब एविएशन ये मेरे भी कल रडार पे आया था। कल मैंने एक खबर देखी, दिल्ली में एयर इंडिया की कोई फ्लाइट आई, लोग डिसएम्बार्क कर रहे थे, आंख पकड़ ली उस फ्लाइट हाँ। ने। और एक्चुअली मैं अपने फैमिली के लिए टिकट बुक कर रहा था, मैंने इंटेंशनली एयर इंडिया अवॉइड करा। तो मतलब डायनामिक्स कैसे इनके फेवर में जाते ही चले जा रहे हैं। ओवर द इयर्स कंपटीशन खत्म हुआ था, एक आया था डोमिनेंट कंपटीशन, वो भी धीरे धीरे अपने आप ही जा रहा है। इंटरग्लोब इस तरह का नंबर है, 65% बाजार है, मुझे लगता है और बढ़ने की तैयारी हुई है ना शेयर इनका। खैर रखिए रडार पे इंटरग्लोब को। मार्केट लीडर है अनडिस्प्यूटेड, और लगातार बना ही रहा है। जैसे एविएशन बिजनेस सबके लिए डिफिकल्ट हो रहा है, इनके लिए पता नहीं कैसे अपने आप आसान हो दुनिया रहा को सिखा दिया कैसे हवाई जहाज प्रॉफिटेबली उड़ाए जाते हैं। है। एग्जैक्टली। बाकी किसी ने नहीं सीखा आज तक। खैर ठीक है, इंटरग्लोब रडार पे भाई। तो इसके चार्ट को तो ज़रूर देखना ही चाहिए। और एक और स्टॉक है जो प्राइस एक्शन के बाद मेरे रडार पर आया है, वो है नारायण हृदयालय। यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं। अच्छा, इस स्टॉक में बड़ी एक तरफा तेजी थी, इसके बाद हाई से ऑलमोस्ट 14-15% का करेक्शन आ गया, लेकिन कल का जो प्राइस एक्शन है बड़ा खास है, और इसी के चलते मैं अपनी लिस्ट में शामिल कर रहा हूँ। पॉजिटिव बायस के साथ नारायण हृदयालय यहाँ पर भी रखेगा फोकस। ओके, आखिरी के दो, 361 वैम। अभी आज मुश्किल हो गया थोड़ा सा, मैं लाल ले जा रहा हूं, लेकिन पता है कई बार स्टॉक बहुत तेजी से घूमते हैं। हो सकता है एक्सचेंजेस के लार्ज ट्रेड में, यानी कि बल्क और ब्लॉक में नाम ना आए हो और कैसी मार्की इन्वेस्टर्स ने ले लिया हो, तो स्टॉक घूम जाते हैं। हालांकि अपने पास जो इन्फॉर्मेशन उसी पे चलेंगे। जैसा बात हुई थी, बीसी एशिया ने माल छोड़ा, 1.5 करोड़ शेयर्स बेचे गए कल, कोई बाहर का नाम नहीं, सिर्फ बीसी एशिया का नाम आया लार्ज ट्रेड्स में। तो 361 मैम इसीलिए कल सल्क कर रहा था। अगर तो कोई मार्की इन्वेस्टर चेक इन नहीं करा है, तो मुझे लगता है आज भी ये लाल ही रखेंगे। तो मैं लाल लेके जा रहा हूं, पर आपके पास आप देखिएगा खुलने के बाद मूव्स कैसे बन रहे हैं। एक स्टॉक सीडीएसएल स्क्रीन पर रखिएगा। हालांकि जब कल वो कैपिटल मार्केट से जुड़ी जेन स्ट्रीट की कहानी सुना रहे थे हम लोग, तो सीडीएसएल मैंने मेंशन करा था, चला नहीं, कंसोलिडेट कर रहा है बढ़िया सा। आज एक और फ्रेश ट्रिगर लेकर आया हूं, जेन स्ट्रीट वाला मामला तो फिट नहीं बैठा। कहा यह जा रहा है एनएसडीएल के आईपीओ के जो मंजूरी थी उसकी डेडलाइन सामने आ रही है, समय सीमा समाप्त होने का। तो कहा, ऐसी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शायद अगले हफ्ते एनएसडीएल के आईपीओ की तैयारी हो सकती है। बढ़िया कंसोलिडेट करने वाला स्टॉक,
NSDL का इकलौता कॉम्पिटिटर और पीयर आपकी स्क्रीन पर है, मुझे लगता है इन ग्रीन रखते हैं आज। देखिएगा स्टॉक का बिहेवियर। खैर 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 20 स्टॉक्स की लिस्ट है तैयार, अब जल्दी से देखते हैं रिकैप। पेटीएम ये सबके रडार पर रहेगा। डिक्सन यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। साइन डीएलएम, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूबीएल, आईआरएफसी और आइडिया फोर्ड जहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पर रखेगा फोकस और टेक्निकल तौर पर इंटरग्लोब एविएशन और नारायण हृदयालय इन स्टॉक्स को भी रडार पर रखें। ओके, मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, रडार पर रखिएगा बस ये स्टॉक्स को। लोधा, ओबरॉय और 361 वैम लाल रखे थे, बाकी सब इन ग्रीन थे। कोई दालमिया भारत, कोई हुत्तमाकी, कोई जेंसार, इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक, किर्लोस्कर, फेरस और इवन CDSL। अलग अलग रीजंस हैं और रीजन स्पेसिफाइड आपकी स्क्रीन पर।